आपको तीनों हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टेट्राहेड्रन के बेस्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 ऑफ चैप्टर रेंज, जो विच इज चैप्टर 10 ऑफ स्टैटिक्स फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर। सो डिस्टेंस जो आपकी इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपके लिए डाली हुई है स्टैटिक्स प्लेलिस्ट में, जाके उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को चेक कर लेना, देख लें। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन माने आप, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन विच सेज दैट wrenches of same pitch P act along the edges of a regular tetrahedron ABCD of side A if the intensities of wrenches along ABDC are same and BCDA and DBCA so that pitch of the equivalent wrench is P plus A by 2√2। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम आपको समझा के बताऊँ तो 10 ही मिनट का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। देखो, आप डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कह रहा है कि आपको रेंच दो हैं, रेंचेस मतलब बहुत सारे रेंच दिए हुए हैं, पिच सबकी सेम है, पी ही पिच है सबकी, और कहाँ लगे हुए हैं, एजिज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन की एजिज पे लगे हुए हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या है, ABCD है, साइड जिसकी A है। रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होगा, जिसकी सभी साइड सेम होती हैं। और साइड कितनी दी हुई है, साइड की लेंथ दी हुई है A, तो सभी साइड्स की लेंथ कितनी होगी आपके रेगुलर टेट्राहेड्रन की, 6 साइड्स होंगी, 6 की 6 साइड्स की लेंथ कितनी होगी, A ही होगी। पिच सभी रेंचेज की P है। और क्या कहा है कि इंटेंसिटी जो है ना रेंच की, बताया नहीं उसने कि इंटेंसिटी कितनी है। ये कहा है कि इंटेंसिटी जो है अलोंग AB और DC तो सेम लगेगी, ऐसे ही BC और D के अलोंग सेम लगानी है, DB और CA के अलोंग सेम लगानी है। ऐसे केस में जो रेंच आएगा, उनका इक्विवेलेंट रेंच आएगा, उसकी पिच हमें बतानी है वो। तो बात करते हैं पहले रेगुलर टेट्राहेड्रन से। सो डिस्टेंस, अपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल नीटली समझने के लिए पहले एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन। देखो, ये मेरा है कोई भी एक, ठीक है, ABC, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा इस साइड बनाया, इसके सेंटर को थोड़ा तुम्हें क्लियर समझाने के लिए। अरे यार, ड्राइंग थोड़ा सा कमज़ोर है भाई मेरा, तो आप कोऑपरेट करें। ये आपका और ये ऐसे, ठीक है, इसको नाम दे दें D। तो डिस्टेंस ये ABCD हमारा क्या है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन से मतलब सभी साइड कितनी है, सेम है। मतलब ये भी A है आपकी, ये भी A है, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, सभी साइड्स क्या हैं, A हैं। तो रेंज मतलब अगर इसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो पिरामिड देखा होगा आपने, ये जो पीछे ट्राइंगल है और ये जो बीच में बनाया हुआ ना आपने, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये एक ये, और जैसे मैं एक और अगर आपको मार्कर से बताऊं तो ऐसे है बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा तुम सकते यार, 3 हाथ तो है नहीं, देखो ये ऐसे है, ये ऊपर की तरफ ऐसे मिले हुए हैं, इधर से एक साइड आएगी, ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है। पीछे आपका ये ट्रायंगल बना होता है ABC। तो उसने बात क्या की है, देखो उसने कहा है कि इंटेंसिटी क्या होती है पता होना चाहिए। किस जैसे कोई भी रेंच दिया हुआ है तो रेंच में एक पिच होती है। पिच क्या काम करती है कि कपल बाई फोर्स जब रेंच की बात करते हैं, R और K को टुगेदर बोलते हैं तो रेंच बोलते हैं, R को बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ द रेंच। तो उसने कहा है इंटेंसिटी जो रेंच की है ना, AB के अलोंग और DC के अलोंग क्या है, सेम है। देखो जो AB है वो ये है और जो DC है वो ये है। मैंने मान लिया, देखो अगर कपल की बात करूं तो कैसे आएगा, P इंटू R। अब मैंने मान लिया कि जो AB के अलोंग फोर्स लगा हुआ है डियर फ्रेंड्स, वो R फोर्स लगा हुआ है। एक फोर्स के अलोंग कोई भी एक साइड, ठीक है, ये वाली जो है किसी एक पेयर को केयरफुली कर लेना आप प्लीज। उसके बाद जो अदर केसेज है ना, बिल्कुल सिमिलर वे में हम 1 मिनट में लिख देंगे, तो इसको बड़े ध्यान से करें आप। मैंने कहा कि AB के अलोंग फोर्स R लगा है, मतलब इंटेंसिटी R लगी है, सेम इंटेंसिटी है। देखो इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेंज आर सेम, मतलब AB DC के अलोंग हमने इंटेंसिटी सेम लेनी है। तो AB के अलोंग मैंने इंटेंसिटी मतलब फोर्स लिया R, DC के अलोंग भी मैंने इंटेंसिटी ली डिस्टेंस आपको R, ठीक है।
दोनों के अलोंग इंटेंसिटी सेम लेनी है। मैंने आर ली, पी भी ले सकते थे, क्यू भी ले सकते थे, टी भी ले सकते थे, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आर मैंने इंटेंसिटी ले ली भैया। अब बात करते हैं रेंच, तो ये बना नहीं क्योंकि कपल भी चाहिए इसके साथ। अब कपल के लिए बच्चों आपको उसने पिच दी है कि सभी की पिच सेम है। रेंच, सभी रेंच जितने भी रेंच हो लगेंगे यहाँ पे, सभी की पिच कितनी लेनी है, पी। बेसिकली 3 रेंच लगेंगे, वैसे तो 6 रेंच लग रहे हैं, 2 एक इसके अलोंग, एक इसके अलोंग, 2 3 4 5 6 रेंच लगेंगे। 6 के 6 रेंच की जो पिच है वो पी है। तो पिच इंटू इंटेंसिटी वही क्या होगा, कपल होगा। तो मैंने ये मान लिया कि पिच तो पी है और इंटेंसिटी आर है, तो ये आपकी क्या होगी, रेंच होगी। कपल को मैंने डबल लाइन से, डबल एरो से शो किया है। तो ऐसे ही इसमें भी ये आपका जो है पिच तो पी है और इंटेंसिटी आर है, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, कपल बना देंगे। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो मेरा पहले वाला जो रेंच है आर पी आर है और दूसरे वाला रेंच भी मेरा आर पी आर है। तो 2 रेंच हैं मेरे पास, आर पी आर, दोनों के दोनों सेम रेंच हैं क्योंकि इंटेंसिटी क्या लेनी है, सेम लेनी है, पिच सभी की सेम लेनी है पी। तो ये ऐसे है, ये ए बी के अलोंग है, ये आपका डी सी के अलोंग है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखो वो कह रहा था करना क्या है, बी सी डी ए के अलोंग भी सेम लूंगा। ऐसे ही मैं दोबारा से तो दूसरा केस करूंगा, 1 मिनट में बता दूंगा। पहले इसका समझ लें, जैसे इसके लिए होगा ऐसे सिमिलर वे में सबके लिए हम कर देंगे 1 मिनट में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि पिच जो है इक्विवेलेंट रेंच की इतनी होगी। अब इक्विवेलेंट क्या, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 रेंच है, अभी ये किन्हीं भी 2 रेंच का रिजल्टेंट रेंच निकाल लेंगे। और बेटे 2 रेंच का रिजल्टेंट निकालना हम एक आर्टिकल कर चुके हैं रेंचेज वाली में, अगर वो आर्टिकल नहीं देखा प्लीज जाके उसको देखना। आपको 2 रेंच दिए हुए थे, उन दोनों रेंच को आपने 1 रेंच में रिड्यूस कर दिया था। 2 रेंच के प्लेस पे 1 रेंच भी लगाएं तो बराबर काम करता है वो, ऐसा हम कर चुके थे। वो क्या था मैं बता दूं अगर आपको यहाँ पे समझाने के लिए, तो बहुत ईजी लगेगा आर्टिकल आपको। वो ऐसे था, देखो डिफरेंस, हम क्या करते थे, 2 रेंच लिए थे हमने वहाँ पे, R1 K1 पहला रेंच था, दूसरा रेंच हमने लिया था R2 K2। जब ये 2 रेंच थे, इन दोनों रेंच को हमने 1 रेंच में रिड्यूस कर दिया था आर के में। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और इनके केस में जब ये रिड्यूस किए थे तो कुछ फॉर्मूला भी हमारे बने थे। तो वो क्या फॉर्मूलाज थे, देखो जो फोर्सेज का रिजल्टेंट था वो तो क्या था डियर फ्रेंड्स, आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा, और बेटे R का स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर करें इक्वल टू पहला फोर्स दूसरा स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या था, दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल, दोनों रेंचेज के बीच में जो एंगल है या दोनों फोर्सेज के बीच का जो एंगल है वो। अगर मैं कपल की बात करूं तो कपल बेटे इस फॉर्मूले से आया था कि KR इक्वल टू क्या, K1R1 प्लस K2R2 प्लस, अब एक एक करके, K1R2 प्लस R1 K2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस क्या था आपका A, मतलब दोनों A क्या था वहां पे, दोनों कपल्स, दोनों रेंच के बीच की डिस्टेंस, दोनों रेंच के बीच की डिस्टेंस A इंटू R1 R2, फोर्स R1 फोर्स R2 इंटू साइन ऑफ थीटा, दोनों रेंच के बीच का एंगल। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। इन फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट यूज कर दूंगा। 1 मिनट का ही आर्टिकल है, वैसे तो ज़्यादा लेंथी नहीं है, बने रहे मेरे साथ, पेशेंस रखें। देखो अब आपके पास, आप इसको इससे कंपेयर करो, ये R1 है, ये K1 है, अपने माइंड में सोच लें, ये R2 है, अपने माइंड में सोच लें, ये K2 है। तो ये वाला जो रिजल्टेंट निकलेगा, अब मैं क्या करूँगा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूंगा, 3 रेंचेज, 3 रिजल्टेंट निकल जाएंगे, फिर तीनों का कंबाइंड रिजल्टेंट निकाल लेंगे। उसकी पिच आपको ये बतानी है, ये होगी पिच। हम दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल के फोर्स का और मोमेंट का K बाई मोमेंट बाई फोर्स कर देंगे, पिच निकल जाएगी इक्विवेलेंट रेंच की। एक का देख लें, दोनों का सिमिलर आएगा बिल्कुल। देखो क्या होगा, R का स्केल मैं मान लेता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि जो इनका, क्योंकि R तो मैंने पहले से लिया हुआ है यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो R1 आएगा। मैं मान लेता हूँ कि दोनों का रिजल्टेंट का रेंज, दोनों रेंचेज का रिजल्टेंट क्या आएगा, R1 आएगा।
R1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले, देखो R स्केयर ये है, तो R की वैल्यू क्या होती, स्केयर रूट ऑफ, तो स्केयर रूट की फॉर्म में लिख दें आप इसको भाई, स्केयर रूट ऑफ क्या, फोर्स R स्केयर प्लस दूसरा फोर्स भी R ही है, सेम ही है, प्लस 2R1 R2 cos थीटा, तो 2R इंटू R कॉस ऑफ। अब एंगल की बात करें, देखो अच्छा रेगुलर टेट्राहेड्रन में क्या होता है, जैसे ये वाला रेंच और ये वाला रेंच, ठीक है, इन दोनों रेंचेज के बीच में ऐसे बात करें, देखो ये रेंच ऐसे है और ये रेंच ऐसे है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे है ये रेंच, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। हमेशा रेगुलर टेट्राहेड्रन के अंदर ऐसे एजेस अगर हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोस 90 कितना होता है, सभी बच्चों को पता है 0 होगा। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, R स्केयर प्लस R स्केयर। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर दें तो क्या आ जाएगी, √2R। तो R1 कितना आ गया, √2R, ये R1 आ गया आपका, √2R स्केयर होगा तो √2R आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी, ठीक है, ये क्या है आपका कपल मोमेंट की बात करें, इस फॉर्मूला से फाइंड करें तो क्या होगा डिस्टेंस। मैं मान लेता हूं कि जो कपल्स का रिजल्टेंट है यहाँ पे वो K1 है, K1, वो भी किस फॉर्मूले से आएगा आपका, मैंने क्या किया, दोनों रेंचेज का रिजल्टेंट मान लिया K1। अब वो इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर दें आप, क्या R1 K1, मतलब कि ये R1 है, ये R2 है, सॉरी ये R1, ये K1, ये R2, ये K2, तो K1 R1 से मतलब PR इंटू R, तो क्या PR इंटू R मतलब PR स्केयर हो गया। देखो दोबारा R1 K1, तो R1 K1 प्लस R2 K2, ये भी सेम ही आएगा, PR स्केयर प्लस यहाँ पे देखो कोस थीटा आएगा, तो लिखने का फायदा नहीं है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, कोस 90 0 दे देगा। फिर यहाँ से प्लस दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी बेटा ये नहीं पता मुझे कि दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, उसको थोड़ा स्किप करते हैं अभी। मतलब यहाँ पे आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R1 R2, ये है R1 R2, R इंटू R कितना हो गया, R का स्केयर, ठीक है, R स्केयर इंटू साइन थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो साइन 90 क्या हो गया 1 होगा, तो ये आ गया साइन 90 होगा 1। अब यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के दोनों रेंचेज के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। देखो अब दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें डिस्टेंस, उसके लिए आप क्या करें, देखो यहाँ पे वैसे तो आप इसके अलोंग भी काम कर सकते थे, BC और देखो BC और DA के अलोंग क्या है, आपके जो रेंचेज होंगे वो मैंने सपोज कर लिया कि इसके अलोंग आपका फोर्स P लगा है, इसके अलोंग भी फोर्स P लगा है, इसके अलोंग मैंने मान लिया डिस्टेंस कि जो कपल है वो स्मॉल p इंटू कैपिटल P लगा है, और इसके अलोंग जो कपल मैंने माना वो स्मॉल p इंटू कैपिटल P मान लिया। तो अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए, जैसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए इनके बीच की आएगी ना, BC और DA के अलोंग भी सेम लगे हैं, ऐसे मैं इसके अलोंग और इसके अलोंग Q मान लूंगा, Q के साथ में, तो इससे इजी रहेगा आपको। तो मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको, AD और BC के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के दिखा सकता हूं, ठीक है, ऐसे ही सिमिलर वे में ये आ जाएगी। तो जब AD और BC के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करते हैं, देखो BC का मिड पॉइंट ले लिया हमने, सपोज करो ये ले लिया E, ऐसे ही AD का हमने मिड पॉइंट ले लिया, सपोज करो F। तो बेटा ये मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर कर लो समझने के लिए, ये बच्चों आ गया आपका, ये आ गया मिड पॉइंट, वैसे तो नहीं है समझने के लिए क्योंकि मुझे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है अभी, और EF, ठीक है, ये EF है आपका, ये क्या है EF। तो मुझे निकालनी है कि ये EF क्या आएगी, इसको मैंने मान लिया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी, BC का मिड पॉइंट E है, DA का मिड पॉइंट F है, तो मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी, A को बच्चों क्या किया, ऐसे E से मिला दिया। अब देखो आप ये क्या बन गया, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल AFE, ट्राइंगल AFE, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, FE निकालना है। देखो
अब ये दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये एंगल कितना है डिस्टेंस 90 डिग्री है। तो आपको पता लग गया 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस। तो ए ई स्क्वायर, तो क्या होगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर ए एफ ए कह दें या एफ ए कह दें, कुछ भी कह दें आप। देखो ए ई स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हाइपोटेनियस हो गया, प्लस इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ से, ई एफ तो मुझे फाइंड ही करना है, ई एफ का स्क्वायर ये तो ऐसे रहेगा। ए ई, क्या आपको ए ई पता है? देखो ए ई क्या होगी आपकी, उसको भी हम फाइंड करेंगे अभी। उससे पहले आप मुझे बताएं जो ए एफ है, मतलब कि जो एफ ए है उसको बता सकते हैं क्या? देखो ये ए डी, ये पूरी कितनी थी साइड है, टेट्राहेड्रन की पूरी साइड कितनी दी हुई है ए, ये मिड पॉइंट है एफ, तो ये कितनी हो जाएगी a/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a²/4, और ये ए ई का स्क्वायर। अब मुझे ए ई का नहीं पता, अगर ए ई पता चल जाए यहाँ पे वैल्यू रख के एफ ई 1 सेकंड में निकल जाएगा। उसके लिए क्या करें आप, देखो अभी ए ई निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ए ई सी, मतलब कि ए सी ई, ट्रायंगल ए सी में बात करें ए सी ई। एक और चीज, रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो जो एंगल्स होंगे सभी एंगल्स कितने होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आपका पूरा। और देखो ये मिड पॉइंट है तो ये फिर से एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ए सी कितना है आपका, वो ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, और ई सी कितना है इसका बेस है, और ए ई क्या है इसका परपेंडिकुलर है। तो डिस्टेंस आप फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे क्या कि साइन 60, क्योंकि मैंने बताया अभी ये एंगल कितना है आपका 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रन है। ठीक है, सभी साइड सेम है तो एंगल भी 60 60 180 होगा ना तीनों का सम। तो कितना होगा, देखो साइन 60 क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर है ना ये वाली लाइन ए ई, तो ए ई परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है आपका ए सी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड ए सी, तो ए सी, तो यहाँ से ए निकल जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। ए सी कितना है, रेगुलर टेट्राहेड्रन होने की वजह से ए है ये भी साइड, तो कितना हो जाएगा यहाँ से सोल्व करें अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ए सी कितना है ए, एक बार में ही कर दो, ए को आप ले आओ लेफ्ट साइड, तो ए ई की वैल्यू आ गई a√3/2। अब मुझे करना है यहाँ पे ए ई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा a² 3/4, तो कितना आएगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू 3a²/4। यहाँ पे पुट कर दें आप, तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे सोल्व करें इसको, ए स्क्वायर मतलब 3a²/4, a²/4 को लेफ्ट साइड ले आए तो -a²/4 कितना आ गया ई एफ का स्क्वायर जो मुझे चाहिए था। अब 3a² - a² कितना बन गया, ये बन गया आपका 2a² बराबर ई एफ स्क्वायर, 2 2 जा 4। ठीक है, तो कितना आ गया ई एफ, तो ई एफ की वैल्यू आ गई ई एफ इक्वल टू a/√2। ई एफ की वैल्यू आ गई a/√2। तो ई एफ ही चाहिए था मुझे दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डिस्टेंस जो मैंने खाली छोड़ा था, यहाँ पे आ जाएगा a/√2। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ यहाँ से a/√2। बस ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन थी इसमें, इसके बाद तो बिल्कुल ईजी है। और साइन 90 कितना हो गया 1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन 90 भी हटा दूंगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो बेटे ये आ गया K1, ये आ गया आपका R1, कौन सा, इसको लिख देते हैं R1। तो ये R1 है आपका, ये आपका K1 है। सिमिलर वे में आपके जैसे आपने RPR के केस में निकाला, दूसरा जो पेयर होगा वो क्या होगा, देखो अभी बताया मैंने, वो ये होगा P P कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P। तीसरा पेयर क्या होगा Q स्मॉल p Q, ये आपका कैपिटल Q स्मॉल p कैपिटल Q। मतलब एक रेंज का पेयर ये है, सेम है ये भी, दूसरे रेंज का पेयर ये है। पिच सबके अलोंग सबकी P ही है, तो बस चेंज क्या करेंगे आप, जो ये R1 आया है इसमें R की जगह P कर दें, इसमें K1 में भी R की जगह क्या कर दें P कर देंगे और Q कर देंगे, तो ये वाले निकल जाएंगे। अब सो डिस्टेंस अब क्या करते हैं हम, देखो ये बस वैल्यू सिमिलरली लिख दें आप, क्या होगा देखो
R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √2R। और एक चीज़ और यहाँ से आप चेक कर लें कि जो K1 ये वाली इक्वेशन लिखे ना आपने K1, यहाँ पे क्या था आपका KR, फॉर्मूले में तो KR था ना, तो हम यहाँ पे R तो लिखे ही नहीं, तो R मतलब R1 हमने रिजल्टेंट मानना है, यहाँ पे R रिजल्टेंट था इन दोनों का, तो हमने यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मानना था R1, तो यहाँ पे R1 भी आएगा बच्चों, क्या है यहाँ पे K1 × R1, उसको तो बाद में भी हम लिख लेंगे, K1 R1 है यहाँ पे। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा बस P और Q के लिए लिख देते हैं। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं थोड़ी जगह निकाल के बच्चों। R1 की वैल्यू कितनी आई है √2R, ठीक है। K1 R1 हमारा है ये वाली वैल्यू, तो अब आप लिख दें इसके कोरस्पोंडिंग मान लें आप रिजल्टेंट R2 K2, क्या R2 K2 आ गया, सपोज करो इसका रिजल्टेंट सपोज करो आ गया R3 K3, ठीक है। अब R2 R3 K2 K3 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो लिख देते हैं डायरेक्ट सिमिलर वे में, क्या पहले तो यही लिख देते हैं R2 कितना आएगा, देखो R2 किसकी टर्म में आएगा, P की टर्म में, तो यहाँ पे क्या था √2R, तो यहाँ पे आ जाएगा √2P, R2 आ गया √2P। R3 की बात करें तो R3 कितना आएगा, R3 = √2 किसकी टर्म में है, Q की, तो √2Q, ये आ गया आपका R3। अब K1 R1 निकाल रहा था, ऐसे ही आप क्या करें K2 R2 निकाल दे, K3 R। अब उसके लिए ना पहले इसको सिंपलीफाई कर ले थोड़ा सा, क्योंकि R1 की वैल्यू √2R इधर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। इसको अगर मैं थोड़ा सोल्व करूं फिर डायरेक्ट रख देंगे ना K1 की वैल्यू, तो K1 कितना आएगा, देखो K1 = R1 है भाई, R1 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो देखो PR2 P इसका PR2, ये तो कितना हो गया 2PR2, तो 2p r², ठीक है। और a/√2R² प्लस a/√2R² और इनटू में R1 की मल्टीप्लाई थी, तो R1 क्या है √2R, डिवाइड कर देंगे उधर, तो कितना हो जाएगा 1/√2R, ठीक है बच्चों। ये आ गया, थोड़ा सोल्व और करें तो क्या आएगा, देखो R से R कैंसिल हो जाएगा एक, तो √2 से डिवाइड भी करना है, तो ये कितना बचेगा √2, तो √2 स्मॉल p एज इट इज, एक R और बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा प्लस a आपका एज इट इज रहेगा, एक R से R की पावर कैंसिल होगी, √2 × √2 कितना हो गया AR/2, ये आया आपका K1। अब बस देखो दोबारा देख लें, √2 से √2 कैंसिल हो जाए, √2 बचेगा, p बचेगा, R से R कैंसिल, R बचा, प्लस a/2 √2 2 R से R कैंसिल, ठीक है। अब सिमिलर वे में बस आप क्या करें, यहाँ से R2, तो K2 की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ p है वहाँ पे क्या लिख देंगे, जहाँ पे आपका R है वहाँ पे क्या लिख देंगे कैपिटल P, तो K2 कितना आएगा √2 स्मॉल p, R की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल P, प्लस a कैपिटल P/2। कैपिटल K3 की बात करते हैं, क्या आएगा √2 स्मॉल p और ये कैपिटल Q प्लस स्मॉल a कैपिटल Q/2, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब हमने इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल दें, तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा देख लेते हैं। अब मैं मान लेता हूं इन तीनों का रिजल्टेंट फिर से अगेन कि वो R' है, तो मुझे निकालना है R' क्या होगा √R1² प्लस R2² प्लस R3², ये निकालेंगे। और K' मैंने मोमेंट्स का रिजल्टेंट मान लिया, वो होगा K1² प्लस K2² और आपका प्लस K3² और स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करें बच्चों, यहाँ पे देखो R1 कितना है √2R, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2R² आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2R², तो 2R² प्लस R2 कितना है, ये कितना है आपका √2p, तो 2p² प्लस 2p² प्लस 2p²। उसके बाद कितना है हमारा R3 कितना है हमारा √2q, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2q², तो प्लस 2q² का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब इसकी बारी K1² प्लस K2² प्लस K3²। अब इसमें क्या करें आप, ये आपका है K1, ये रहा आपका, इसको होल स्क्वायर करना आपने, K2 को भी होल स्क्वायर करना है और K3 को भी होल स्क्वायर। लेंथी हो सकती है कैलकुलेशन थोड़ी, तो बने रहें हमारे साथ।
सो डिस्टेंस अब कैलकुलेशन और कर ले हम थोड़ी सी और, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से k1 स्केयर, k1 स्केयर मतलब इसका स्केयर। अब इसमें क्या है आपका, यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, r कॉमन है आपका और √2p प्लस a/2 बचेगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ r कॉमन, तो r तो आ जाएगा कॉमन r, और बचेगा क्या है यहाँ पे √2p प्लस a/2। तो ऐसे लिख दें a/2 प्लस √2 और ये आपका स्मॉल p। दोबारा देख लें आप इसको एक बार, तो क्या कॉमन है इसमें से, r तो आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा a/2, तो a/2 प्लस √2p। ये इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख लिया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। r कॉमन, यहाँ से बचा a/2, यहाँ से प्लस √2p। अब इसका स्क्वायर करना आपको, तो अलग अलग स्क्वायर कर दें आप, इसको ओपन ना करें अभी, r का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट तो लेना ही लेना है, प्लस k2 का स्क्वायर, k2 को भी इसी तरीके से लिख दें। यहाँ पे क्या कॉमन है p, तो p स्क्वायर, तो बच्चे ये आ गया p का स्क्वायर इनटू क्या बचेगा यहाँ से a/2 प्लस √2p, सेम चीज बचेगी a/2 प्लस √2p का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से नेक्स्ट से q कॉमन आ जाएगा, तो q का स्क्वायर बचेगा क्या, वही सेम चीज a/2 प्लस √2p, तो a/2 प्लस √2 कैपिटल P का होल स्क्वायर। तो ये बचा। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से, अगर मैं पहले वाले में देखूँ r डैश देखूँ एग्जैक्टली सोल्व करके, तो 2 कॉमन है तो √2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये बना आपका r डैश, ये r डैश बना मेरा। उसके बाद k डैश निकल गया, तो हमें निकालनी है पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज, मतलब मुझे निकालना है किसका वैल्यू, k डैश बाई r डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, वो पिच निकल जाएगी, वो आनी चाहिए p प्लस a/2 √2। उसके लिए देखो a/2 प्लस √2p का होल स्क्वायर कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो वो कॉमन आ गया, कॉमन आके फिर वो √ से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, विच इज इक्वल टू a/2 प्लस √2 स्मॉल p। ये तो आ गया कॉमन, इसका स्क्वायर कॉमन आएगा वैसे तो, लेकिन वो √ से बाहर आके स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और आपका ये प्लस r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको पता है p √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, r डैश बाई √2, तो वो लिख दें, उससे हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो a/2 प्लस √2 और आपका स्मॉल p, यहाँ पे क्या है इसके प्लेस पे r डैश बाई √2, तो r डैश बाई √2। लेफ्ट साइड क्या चल रही थी हमारी k डैश, तो k डैश मुझे निकालनी वैल्यू किसकी, k डैश बाई r डैश की, r डैश को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं कि k डैश बाई r डैश इक्वल टू कितना बचा, ये बन गया भाई हमारा √2 के 1/√2 है ना, तो 1/√2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा p प्लस √2 और 2 √2, तो आ गया भाई a/2 √2। तो यही मुझे प्रूव करना था कि रिजल्टेंट रेंज की जो पिच है वो यानी चाहिए p प्लस a/2 √2। सो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा नल लाइन एंड नल प्लेन रहेगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्टकट तरीके में उसमें आपको बताऊंगा, तो बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।